नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत छोटा सा लेक्चर है कलिंग का चेदी वंश। तो लेक्चर नंबर 75 कलिंग का चेदी वंश में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हालांकि कलिंग नरेश खारवेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा रहे हैं और इतिहास में मेरा व्यक्तिगत मत है कि उनको बहुत ज़्यादा कवर किया जाना चाहिए था, लेकिन उसको सिलेबस में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। ठीक है, तो कलिंग का चेदी वंश, अशोक के समय तक पूरा भारत एक हो गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ था वो कलिंग के युद्ध के बाद हुआ था। ये उन्होंने 13वें शिलालेख में बताया है अशोक ने अपने। ठीक है, तो अशोक के समय तक पूरा भारत एक हो गया था, किंतु अशोक के मरने के बाद जहां दक्षिण में सातवाहन वंशों का उदय हो रहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, इसके पहले 74वें लेक्चर तक हमने जो 72, 73 और 74वां लेक्चर पढ़ा है वो गुप्तोत्तर काल पढ़ा है। ये एक पार्ट छूट गया था जो मौर्योत्तर काल के बाद था। मौर्य के बाद जो सातवाहन आ रहे थे, तो सातवाहन के पैरेलल ही ये उत्तर भारत में डेवलप हो रहा था ये वंश। तो मौर्य के अवशेषों पर बना है ये कलिंग। तो अशोक के मरने के बाद जहां दक्षिण में सातवाहन वंशों का उदय हो रहा था या सातवाहनों का उदय हो रहा था, वहीं कलिंग या उड़ीसा या तोसली, कलिंग या उड़ीसा के 3 नाम समझ लीजिए, उड़ीसा, कलिंग और इसकी राजधानी थी तोसली। तो तोसली को भी उड़ीसा के इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? कलिंग बोले, चाहे आधुनिक उड़ीसा बोले, चाहे आप तोसली बोले। तोसली हालांकि राजधानी थी, लेकिन इसी के इंटरचेंजिंग यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं कलिंग में चेदी वंश या यादव वंश का उदय हुआ था। तो ध्यान देंगे, चेदी वंश कलिंग का जो था उसको यादव वंश भी बोलते हैं। एक नाम और है कलिंग का यादव वंश। चेदी वंश का संस्थापक जो था वो महामेघवाहन था। 193 बीसी के आसपास की बात होती है, 193 बीसी के आसपास, है ना। 193 बीसी के आसपास से इनका कुछ ऐसा माना जाता है मेन टाइम जो है। तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, अतः इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो 3 हो गए, कलिंग का चेदी वंश, कलिंग का यादव वंश या महामेघवाहन वंश। महानतम शासक जो था इसका, संस्थापक तो कौन था? महामेघवाहन, लेकिन महानतम शासक 3रे नंबर का था जिसको कलिंग नरेश खारवेल बोलते हैं अपन। ये जैन मतानुयायी था। तो कलिंग नरेश खारवेल सबसे प्रतापी राजा था और इसने आधुनिक जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियां भी हैं। उदयगिरी पहाड़ियां एवं खंडगिरी पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख अंकित कराया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का। कहां पे है? भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 16 वर्ष की अवस्था में खारवेल का राज्यारोहण लगभग 28 बीसी के आसपास हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में खारवेल को शासक बना दिया गया। लगभग 28 बीसी के आसपास उसका राज्यारोहण हुआ या अभिषेक हुआ। खारवेल ने इसके बाद कलिंगाधिपति या कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां ली, है ना। कलिंग को वापस से मौर्यों से पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेने के बाद, वहां का शासक बनने के बाद, कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंगाधिपति या कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां ली। और इसने जो हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों खुदवाया है, स्क्रिप्ट कराया है, इसमें अपने राज्यारोहण से शुरुआत के 13 सालों का बिल्कुल क्लियर वर्णन किया है। पहले साल क्या किया राज्यारोहण से, दूसरे साल क्या किया राज्यारोहण के, तीसरे साल क्या किया। तो ये बिल्कुल क्लियर लिखवाया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अपने शासन के 5वें वर्ष इसने एक नहर खुदवाई थी। यह नहर वंसुली से कलिंग तक लंबी थी। हालांकि मैं आपको पहले वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक लगातार सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन कभी किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, तो इंपॉर्टेंस की दृष्टि से मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो एकदम हिट करी है परीक्षा में। तो अपने शासन के 5वें वर्ष में इसने एक नहर खुदवाई थी। यह नहर वंसुली से कलिंग तक लंबी थी। इसको वंसुली या तंसुली नहर भी बोलते हैं, वंसुली कहीं कहीं तंसुली। तो यह नहर वंसुली से कलिंग तक लंबी थी। हाथी गुम्फा अभिलेख से नहरों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख से नहरों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मध्यकाल में किस शासक ने नहरों का जाल बिछवाया था। नहरों की शुरुआत किसी और ने करी थी, नहरों का जाल बिछवाया था एक शासक ने। सल्तनत काल में, मैंने आपको हिंट दे दी है।
आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, पार्टिसिपेट करिए। अपन वापस से अपनी वॉन वोयाज पे हैं, अपन बहुत लंबी बढ़िया बेहतरीन यात्रा पे हैं, सो आप उसमें भागीदार बनिए। तो नहरों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण खारवेल ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, ये खारवेल जो शब्द है ना, ये क्षारवेल से आया है। क्षार मतलब क्षारवेल ना बोल के खारवेल बोला है, और क्षार मतलब क्षीर सागर, जो समुद्र के पास इलाका है ना उड़ीसा, उसी को बोला गया क्षार। तो इस तरीके से शब्द की उत्पत्ति हुई है कुछ। तो भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण खारवेल ने किया था, और अपनी जनता से कर ना लेने वाला संभवतः इतिहास में एकमात्र शासक खारवेल था। ये इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। भाई राज्य कैसे चलेगा यदि जनता से टैक्स नहीं लेगी सरकार, राजा टैक्स नहीं लेगा तो वो राज्य कैसे चलेगा। फिर भी बिना टैक्स के खारवेल ने अपनी जनता से टैक्स लिए बगैर अपना पूरा शासन चलाया। और कहां से पैसा पाता था? आक्रमण के द्वारा। इसने बहुत अच्छा साम्राज्य विस्तार किया है, वहां मालवा तक, विदर्भ मालवा तक गया है, इधर साउथ तक गया है, तो बहुत बड़ा विस्तार किया है इसने। तो आक्रमण के द्वारा लूटे हुए धन से ही अपना राज्य चलाता था, जनता से टैक्स नहीं लेता था। क्लियर है बात? तो ये पूरी बात हो गई है शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। कलिंग का चेदी वंश आता है, कलिंग का यादव वंश या महामेघ वाहन वंश। ठीक है, कल से अपन नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों अपन बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। कुछ टॉपिक्स और बचे हैं 5-7 लेक्चर्स का, और प्राचीन भारत को समाप्त करके आप कमेंट में डालिए कि कौन सा सब्जेक्ट चालू करना है, अर्थशास्त्र चालू करना है कि मध्य भारत चालू करना है कि भूगोल चालू करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं, हिंदी चालू करना है, क्या चाहते हैं आप, थोड़ा अपना मत बताएं, तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी आगे की पूरी रूपरेखा बनाऊं। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।